अस्सलामुअलैकुम। कैफ वन का आज लेक्चर 105 है और बच्चों ने कहा है कि जी हम तैयार हैं लास्ट क्लास इसको कर दें। तो ऑनलाइन वालों, आपको तो इकट्ठे पार्ट्स भी नज़र आ ही जाएंगे जब एंड होगा, लेकिन आज हम इंशाल्लाह इस इरादे से छोटी छोटी चीज़ें उनको करके आज हम शाम तक ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप लोगों के लिए हैंड आउट आ रहा है, आप लोगों का हैंड आउट अपलोड हो जाएगा। बल्कि आप लोगों को तो एक फ़ायदा ये है कि अगर एंड पे कुछ चीज़ एडिशन होगी तो वो भी मैं अपलोड करके ही ऑनलाइन वालों को दे दूंगा। ठीक है जी, चलें जी, सबसे पहले आप ओपन कर लें फ्रेमवर्क। आने वालों को बताते रहना कि हमने आज क्या डिसाइड कर लिया। अच्छा जी, फ्रेमवर्क कैसा रहा? फ्रेमवर्क वॉज वेरी इजी, और वैसे भी हमने जो है ना, वो कहते हैं ना, वो नब्ज़ पकड़ ली थी कि क्या मामलात हैं और कहाँ से क्या चीज़ आ सकती है, टेस्ट हो सकती है। तो सबसे पहले तो आप पेज 477 पे तशरीफ़ लाएं, पास पेपर 6। पता नहीं मेरे को गड़बड़ ना हो गई हो नंबरिंग में। नहीं जी, ये छोटा सा सवाल है, कितने बच्चों ने इसको ट्राई किया था? किसी ने किया था? हो गया था? वेरी इजी। चलें, इसके अंदर छोटी सी बात सिर्फ करनी है मैंने, बाकी इसको जिन्होंने ट्राई नहीं किया ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक सवाल मैंने करवाया है और ये एक सवाल स्प्रिंग 23 में आया था, और ये न्यूमेरिकली टेस्ट होने वाली चीज़ यही कॉन्सेप्ट है कैपिटल मेंटेनेंस का। एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकता है, वो ट्रू फॉल्स करे तो भी उसके अंदर ये कैपिटल मेंटेनेंस आ सकता है, और इस तरह से सवाल भी कभी कभी आ जाता है। ये 4 नंबर का सवाल आया हुआ है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक बाकी सारा ईजी है। पढ़ते हैं सवाल को ज़रा एक दफ़ा आप। 1 मार्च पे पता नहीं कौन सा एम्पायर लिमिटेड, इनका एम्पायर लिमिटेड कमेंस बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 60,000। हमारे सवाल में वो क्या नाम है, कौन था? आप थे ना? हाँ जी, इन्होंने जो शुरू किया था, कैलकुलेटर खरीदा था, याद आ रहा है? तो यहाँ पर इन्होंने 60,000 से ये IEL ने बिजनेस शुरू किया है और इन्होंने 2 कैलकुलेटर खरीद लिए। ठीक है, लेकिन मुख्तलिफ मॉडल्स हैं। तो डिटेल ऑफ कॉस्ट एंड सेल फॉर द ईयर 28 फरवरी 23, पूरे साल में इन्होंने ये 2 कैलकुलेटर ही बेचे हैं। ठीक है, ए कैलकुलेटर 25,000 का खरीदा था, ये 60,000 टोटल जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, और बी 35 का खरीदा था, और ये इतने इतने का बिक गया। अब यहाँ से प्रॉफिट निकल सकता, मैं तो कहता हूँ फटाफट कर ही लेते हैं, छोटा सा तो सवाल होना है, निकू सारा। P&L बनाते हैं जी। P&L के अंदर सेल्स आएंगी, बोलें जी, 55 प्लस 70 जी, कितना? 125। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर कहें तो वो है जनाब 25 जमा 35, कितना? 60। अब कितना प्रॉफिट है? अब ये 65 सारे का सारा क्या हम लेके चले जाए, रिटेन्ड अर्निंग्स बना लें इसको? यही तो कैपिटल मेंटेनेंस था। रिक्वायरमेंट पढ़ो तो कहता है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन में क्या कह रहे हैं? सिर्फ हमने तो पूरी बैलेंस शीट बना ली थी। इस AC को कुछ कर दें जी, 26 पे कर दें, ऊपर कर दें, सब कुछ 26 पे कर दें। मौसम ज़रा ठंडा है, बीमार ना हो जाए, ये टाइम इनको संभालने का, हम बीमार करके भेज दें जी। हमने पूरी बैलेंस शीट बनाई थी, कैश, इन्वेंट्री तो खैर था नहीं, कैश भी आ गया था, सब कुछ। लेकिन उन्होंने कहा सिर्फ तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का इक्विटी पोर्शन बना दो। बहुत अच्छी बात है जी, हम तो इस पर खुश होंगे। तो इक्विटी के अंदर है ही सिर्फ यही इतना बस, बाकी तो वही कैश ही बचना है, वो उन्होंने कहा प्रेजेंट मत करो। ठीक है, अच्छा, अब शेयर कैपिटल जो इन्वेस्ट किया था इसने वो कितना था? 60,000। और बोलो, ये 60 इन्होंने इन्वेस्ट किया था। लेकिन मैंने आपको कहा था इस टॉपिक के अंदर ज़रा कैपिटल को डिब्बा लगा लेते हैं। ये कैपिटल नहीं है, सिर्फ कैपिटल इस डिब्बे का टोटल है। अगर आपने मेंटेन करना है, नहीं मेंटेन करना, मनी टर्म्स में ही रखना है, तो फिर ये 60 का 60 ही पड़ा होगा और सारा का सारा रिटेन अर्निंग में फेंक देंगे और इसने जाके बर्गर खा लेना, जिंगर। ठीक है, तो हमने इसको रोकना है। कभी इसको कहेंगे यार जिंगर छोड़ो, अंडे शामी वाला खा लो, कभी कहेंगे अंडा भी निकाल दो, सिर्फ शामी वाला खा लो, खा लेना बेशक। ठीक है, हो सकता है ये वो भी ना खाए कि कोई बात नहीं, बर्गर खाता ही नहीं है। ठीक है, एक बात है। बहरहाल, अब वो कहता है जनरल इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द ईयर 8% है,
और इन्फ्लेशन स्पेसिफिक टू प्रोडक्ट ए इज़ 12%, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ बी एट द एंड ऑफ ईयर इज, रिप्लेसमेंट कॉस्ट यानी कि आपको बी के बारे में इन्फ्लेशन रेट नहीं दिया गया था, बल्कि बी के बारे में ये कहा गया था कि ये जो बी आपने 35 की खरीदी थी, अगर आप अब इस बी को खरीदने जाएंगे तो ये आपको बाज़ार में तो फिगर दे दी थी, तो आसानी होगी। ठीक है, अब 35 रुपये का बी खरीदा था, अगर अभी भी वही ख़रीदना चाहोगे तो 45 का मिलेगा। तो इस स्पेसिफिक इन्फ्लेशन के लिए कितने रुपए अलग करने पड़ेंगे? 10 रुपये। 10 रुपये इसके लिए अलग कर लिए। अच्छा, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में जाओ। आपको कुछ याद है, ये भूल रहे हो? तीन मॉडल्स थे ना, एक तो था हिस्टोरिकल, माजरत वो जो मैंने समरी दी थी उसमें हिस्टोरिकल इस तरफ ले गया था मैं, जो आपने एंड पे तस्वीर बनाई थी, है ना, तो कोई बात नहीं, खैर ठीक है। हिस्टोरिकल में आपने कोई इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं लेना होता। उसके बाद ये इसको हिस्टोरिकल के क्या कहते थे? ये मनी टर्म्स, ये मनी टर्म्स। रियल टर्म्स के अंदर आप जो है वो इसको आप कांस्टेंट परचेजिंग पावर भी कहते हैं। कांस्टेंट मैंने लिखा हुआ था, वैसे पता नहीं क्यों मैं टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। कांस्टेंट परचेजिंग पावर वहाँ से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो रियल टर्म्स के अंदर ये दोनों ही फाइनेंशियल वाले थे, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। लेकिन उसने हमसे, अच्छा इसमें क्या होता था, इसमें स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट हम लगाते थे, ठीक है। लेकिन एक होता था फिजिकल, हाँ सॉरी जनरल, एक होता था फिजिकल जनरल इन्फ्लेशन। अब फिजिकल के अंदर आपने स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट लगाना था। उसने कौन सा वाला मांगा है? ठीक है, अभी दिखा देता हूँ जाके, बल्कि दिखा ही देता हूँ फटाफट। यहाँ पे आपको मैंने करके दिया था, ये थोड़ा सा माजरत फिजिकल में इस तरफ ले आया था। तो फिजिकल कोई इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट उसमें, सॉरी फाइनेंशियल, अब सही है सॉरी जी सही है, मुझे लगा शायद मैं इसको उधर ले गया था, उसको इधर ले आया, सॉरी जी। तो फाइनेंशियल में मनी टर्म्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं। रियल में होती है लेकिन जनरल वाली, और इसको कांस्टेंट परचेजिंग पावर भी कहते हैं। और फिजिकल में स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट, इसको करंट कॉस्ट अकाउंटिंग भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज में, टिक ट्रू फॉल्स में आपको हर जगह पे मदद, रिक्वायरमेंट समझने में, सिर्फ ये टेबल है, ये समरी है बेसिकली, लिखी हुई थी 2 सफ़ों में, मैंने यहाँ पे कर, ठीक है, ये आपको हेल्प कर देती है, ठीक है। तो हमें उसने क्या कहा है? फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस करो, मतलब स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट लगाओ। तो अब जनरल को क्या करना है? हमने इग्नोर कर देना है, ठीक है। छेती कर लो फोटोग्राफर, इतना टाइम नहीं होना, ये क्लास के अंदर किया हुआ काम है। अभी आप दोबारा तस्वीर खींच रहे हो तो फिर अल्लाह माफ़ करे, अब तक तो आपको लिख लेना चाहिए था। फ्रेमवर्क करवाया, 2 छुट्टियाँ आपके बीच में आ गई। एक दिन मैंने नियत करके छुट्टी की कि FAR 2 को ख़त्म कर दूँ, उसके बाद फिर FAR 1 CMA को कल इकट्ठा बुलाया था, और बारिश की वजह से मैंने कहा चलो अब जो आ गए हैं सो आ गए, हालात में देख के आया, मैंने कहा बाकियों को रोक दो, इनको ख़त्म कर देते हैं और उनको कल। तो आप आज होने लगे। अच्छा जी, तो भाई कौन सा? फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। इसलिए जनरल इन्फ्लेशन रेट को क्या कर दो? इग्नोर। अब स्पेसिफिक ए के लिए उसने 12% दिया, यानी 12% महंगा हो जाएगा ए कैलकुलेटर, और बी कैलकुलेटर जो है वो 45,000 का मिलेगा, ठीक है। अब 65 सारे का सारा रिटेन्ड अर्निंग्स में नहीं फेंक देना आपने, 65 सारे का सारा रिटेन्ड अर्निंग्स में नहीं फेंक देना आपने, इधर लेकर जाएंगे वो जो आपने इन्फ्लेशन के लिए अलग कर लिया उसके अलावा। तो इसका क्या नाम रखा था हमने? करंट, क्या रखा था नाम इसका, कुछ याद है क्या? रिजर्व, करंट कॉस्ट, हाँ करंट कॉस्ट रिजर्व। अब करंट कॉस्ट रिजर्व के अंदर क्या रखना है आपने? एक तो आपने 25 का 12% रखना है, यानी ये महंगाई जो होनी है, एक तो इसको कवर करो। ये यार पेन गलत वाला लग रहा है जी। 25 का 12% कितना बनता है? ये 3 रुपये एक तो अलग करो, प्लस जो 35 वाला आया था वो आप कितने का? 45 का, तो 10 इसके भी अलग करो, तो टोटल कितना हो गया? ये 13 अलग करके रख दो यहाँ पर। ये करंट कॉस्ट रिजर्व, करंट कॉस्ट रिजर्व, ये किया था हमने क्लास में, मैंने कहा चलो ज़रा रिवीजन हो जाएगी, एंड पे हुआ है, थोड़ा सा पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया जी? और अब जो बाकी बचा है उसको आप ले जाओ रिटेन्ड अर्निंग्स में। कितना? 52, ठीक है जी। ये 52, अब आप जाएं, अब इसका बर्गर मिलता है तो खा लें, ठीक है। और उसने कहा था कि सिर्फ इक्विटी पोर्शन बनाओ, इसलिए मैं वरना, अच्छा इसका टोटल करना है तो कर दो जी। अब ये 125 क्या होगा? ये वही कैश होगा जो आपको रिसीव हुआ था, ये कैश सेल्स है ना। तो लेकिन उसने कहा था सिर्फ ये साइड बना दो, तो हमने ये साइड बना दी बस, ठीक है।
तो ये 4 नंबर का सवाल है, कॉन्सेप्ट आता हो तो ये 2 मिनट में होने वाला सवाल है, 4 मिनट भी नहीं लगते। ये डिब्बे डुब्बे आपने थोड़ी बनाने हैं, आपने तो बस ठीक है उतनी, ये 2 लिख के नीचे लाइन लगा के 73, ये कैपिटल मेंटेन हो गया फिजिकली, ठीक है, सही है। ऐसे काम है छोटे छोटे। आए जी ज़रा पेज 480 पर क्वेश्चन बैंक का 3 और 4 आपको दिखाना है कि ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी बताना है क्योंकि आईके की किताब है। ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 3 मैंने उड़ा दिया है, उड़ा इसलिए दिया है कि ये रिपीट टेलीकास्ट है, ऊपर पास पेपर में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। ये गलती से ज़रा मतलब आईके भी क्वेश्चन बैंक में भी पढ़ा था ना, पास पेपर में भी था, तो दोनों जगह आ गया, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम, ठीक है। ये पेज 480 पे काट दें इसको। वैसे तो आपने पढ़ना, अगर पढ़ेंगे तो काट ही देंगे क्योंकि ये रिपीट हुआ पड़ा है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन बैंक 2 में उसने कहा एनालाइज अबव स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स अलॉन्ग विद रीजंस फॉर सेलेक्टेड आंसर। अच्छा, अब इसके अंदर कौन से पॉइंट्स लिखे हैं मैंने जी, अभी आ रहे हैं, हैंड आउट आपके पास भी आ जाता है, लेकिन आपको क्या मसला है, किताब आपके पास मौजूद है, करते जाएं, फिर बस ये है कि एक चेकलिस्ट बन जाएगी आपके पास कि ये काम हमने किए थे। और उसके अलावा कोई चीज़ आपके जहन में आती है टॉपिक में, कहता हूँ जी आगे चलें, तो आप कहते हैं इस टॉपिक में फ़लाँ चीज़ भी है, तो वो एक पेज पे लिख लेना, ब्रेक में मुझे दे देना, फिर उसको प्लान करते हैं, वो फिर एंड पे कुछ रह गया टाइम तो कर लेंगे, ठीक। बेटा मैंने जो NPO में जाना है ना, वहाँ से निकलना है, फिर आपने बात करनी है कि फ़लाँ चीज़ की थी, मेरी बात समझिए आप। मैंने कहा जिस चैप्टर से मैं निकल जाऊँगा उसमें आपका कोई सवाल हो तो आपने उसके बाद मुझे कहना है कि जी आपके हिसाब से ये ख़त्म है, हमारे हिसाब से ये रहता है, ठीक है ना, लेकिन तब तक नहीं, ओके। सब कुछ लिखा हुआ मैंने, ये जो आप बात कर रहे हैं वो ये लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ ट्रायल फॉर, नहीं ये क्लोज बैलेंस डिस्कशन इन ट्रायल, ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप जिस चैप्टर में से निकल जाओ ना, उसके बाद फिर आपने कहना है कि जी फलां चीज़ रहती है, ठीक है। बात समझ लिया अब आप लोगों ने, शाम तक चलना है इसलिए ध्यान से चलना है। अच्छा जी, 3 और 4, 3 में कहता है HR रिलेटेड कॉस्ट, HR एम्प्लॉइज को जो आप पैसे देते हैं, इज रिकॉर्डेड एज एन एसेट। क्या मतलब, एम्प्लॉइज को जो आप पैसे देते हैं या उनके ऊपर को खर्चा करते हैं उसको एसेट बना लें, क्योंकि इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो प्रोबेबल होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज से। अब ये कॉन्सेप्ट है IS 38 का, ठीक है, दोनों चीज़ें। अगला भी IS 38 कहता है कि आप दो चीज़ों को कभी भी एसेट नहीं बनाकर कैपिटलाइज कर सकते। वो दो चीज़ें इन्होंने एक कही, मैं दो बता देता हूँ, ठीक है। दो चीज़ें, पहली चीज़ है जी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, और दूसरी चीज़ है एम्प्लॉई कॉस्ट, यानी कि एम्प्लॉय की ट्रेनिंग कॉस्ट। मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ जी, लेट्स से ट्रेनिंग कॉस्ट, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करनी है, जो टाइम है तुम्हारे आने का, हाँ जी सर इसी टाइम ही आता हूँ। अच्छा बेटा, इन दो चीज़ों के बारे में IS 38 कहता है कि इनको कभी भी कैपिटलाइज नहीं करना। अब खर्चा तो ये है, मतलब आपने आज अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया, कई साल तक आपको वो उस ट्रेनिंग से फ़ायदा पहुंचाएंगे। आज आपने इश्तिहार चलाए, कई साल तक आपको उन इश्तिहारों को देखकर उनसे कस्टमर आते रहेंगे अगर बन गए तो, बोलो। तो एसेट बनाने को दिल तो करता है। IS 38 आगे बढ़ के कहता है देखो भाई, आप ना एसेट रिकॉर्ड करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है कंट्रोल। क्या चीज़ जी? तो आप एम्प्लॉयज़ को जो मर्ज़ी कर लें, कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने उनको आज ट्रेन कराया, 10 लाख रुपए लगा के ट्रेनिंग दी, और जब वो ट्रेनिंग करके आया तो वो छोड़ के चला गया। आपने उसे कहा भी हुआ था कि अगर तुम 5 साल से पहले छोड़कर गए तो तुम्हें हम जो है वो जुर्माना लगाएंगे 5 लाख, तो भी वो नहीं रुकेगा। जाने वाले को मैंने कहा था कोई नहीं रोक सकता, वो कहेगा यार फड़ो 5 लाख मैं तो जा रहे हैं, जाने वाले ने जाना ही है। ऐसे ही आप जो मर्ज़ी कर लें, आप इश्तिहार में जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन आप कस्टमर को कंट्रोल नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते हैं जी। मतलब कि ये जो ओम और नई आइसक्रीम आई थी जब लाहौर के अंदर, जिस इशारे पे खड़े हों, जिस चौराहे से गुजरें, जिस सड़क से गुजरें, जिस जगह पे, जिस पार्क में जाएं, हर जगह आपको नीले और सफ़ेद, मुझे अभी भी याद है, इतनी हैवी एडवर्टीजमेंट की थी इन्होंने। इनका जो कलर है, शायद हिको थी या जो भी थी, बहरहाल इनका वो नीले और सफ़ेद जो है वो गुब्बारे अभी तक याद हैं कि वो हर जगह, और उनका ये कलर हर जगह, और हर जगह इश्तिहार चल रहे थे। लेकिन फिर भी जाके मैंने यमी ख़रीदी थी। मुझे मतलब उनकी एडवर्टीजमेंट तो नहीं कंट्रोल कर सकते। दो चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में IS 38 कहता है, स्पेसिफिकली प्रोहिबिट करता है कि इनको कैपिटलाइज नहीं करना, ठीक है ना। तो फ्रेमवर्क के अंदर भी ऐसी बात ही लिखी हुई है, लेकिन अब ये चूँकि कॉन्टेक्स्ट IS 38 का है तो आपसे टेस्ट करना बनता नहीं है,
ठीक है, लेकिन चूंकि आएगा क्वेश्चन बैंक में ये सवाल पड़ा हुआ है इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो इसका क्या है जी, IS 38 स्पेसिफिकली प्रोहिबिट्स कैपिटलाइजेशन, इन दोनों की कैपिटलाइजेशन IS 38 मना करता है। फ्रेमवर्क में भी यही बात, असल में फ्रेमवर्क की बेस पर ही तो स्टैंडर्ड्स बने होते हैं। बहरहाल मैंने इसके पीछे आपको लॉजिक दे दी। ऐसे ही एक और चीज़ है और वो है इंटरनली जनरेटेड गुडविल। अब ये भी IS 38 का कॉन्सेप्ट है। IS 38 कहता है इंटरनली जनरेटेड गुडविल को आप अपनी किताबों में एसेट के तौर पे शो नहीं कर सकते। आप FAR 2 में जाएंगे तो आप देखेंगे जब आप किसी पूरे बिजनेस को जाके खरीदते हैं तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आप गुडविल जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो आपने बिजनेस खरीदा तो साथ में कंसोलिडेशन भी वो गुडविल भी खरीद ली। परचेज गुडविल की एंट्री हो सकती है और वो भी बिजनेस कम्बिनेशन के अंदर। आप उसकी वजह से IS 38 ये कहता है कुछ चीज़ों के बारे में, IS 38 कहता है जिसके अंदर एक गुडविल है, दूसरी किसी चीज़ क्योंकि यहाँ पे लिखी हुई मैं उसका नाम नहीं लूँगा। IS 38 कहता है कि देखो गुडविल आपकी बनी, उस पर कितना खर्चा हुआ आप बता सकते हैं। आपने बिजनेस अच्छे तरीके से किया, करते गए आपका नाम बनता गया, कस्टमर बनते गए, गुडविल बनती गई, आपने खर्चा कितना किया। एसेट रिकॉर्ड करने का, इंटेंजिबल एसेट भी लाइक टेंजिबल है आपके PPE की तरह, उसका भी रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वही है कि आपके कंट्रोल में हो एसेट, फ्यूचर बेनिफिट्स प्रॉबल हो। अच्छा, फ्यूचर बेनिफिट्स तो प्रॉबल हैं, लेकिन क्या कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल है? गुडविल की कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल है? कितनी कॉस्ट है, कितनी कॉस्ट आपने इनकर की गुडविल बनाने के लिए? आप क्लियरली, बिजनेस चलता गया, बनती गई, इसलिए IS 38 इसको रिकॉर्ड नहीं करने थे। तो ये तीनों चीज़ें ऐसी थी जो IS 38 के तहत नहीं इंटेंजिबल, ये नहीं एसेट बनाई जा सकती। ठीक है, तो इंटरनली जनरेटेड, तो ये पहले मैंने सोचा था कटवा दूंगा, फिर मैंने सोचा यार बता ही दूंगा, कोई बात नहीं, सिलेबस में बात नहीं है, थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाएगी तो क्या हुआ, पूछ नहीं सकता। लेकिन ICAP कहता है ना किताब के अंदर लिखी हुई बात है। अब वो कहेगा जनरल सी बात है जी, फ्रेमवर्क के अंदर ये बात जनरल सी बात है, फ्रेमवर्क के अंदर लिखी हुई है तो आप भी बता देते, फ्रेमवर्क की बात ही है। आप ये तो बता सकते थे बच्चे को कि जी ये एसिड नहीं बन सकते, तो हमने भी वही पूछा हुआ है। ठीक है, तो सही है ना, तो अब आपको पता है। ठीक है, चलें आगे। ये 2 पॉइंट्स थे, बाकी कोई मसला नहीं है आपको। बाकी किसी बच्चे ने ये सवाल अटैम्प्ट किया हो खुद से, किसी ने फ्रेमवर्क का सवाल ये अटैम्प्ट, चलें मैंने रिवीजन प्लान के अंदर जो क्वेश्चंस डालने उनके अंदर ये सवाल होगा, एक क्वेश्चन 2 होगा और 1 तो मैंने करवा दिया, ये नहीं रखूँगा, रख भी दूँ तो क्या मसला है। और क्वेश्चन नंबर 6 मैंने करवा दिया है। अब ये 5 ज़रा जल्दी से देख लें, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं मसले वाली होनी। ठीक है, ये होमवर्क दिया था, ये किसी बच्चे को किसी पॉइंट में मसला है तो बताएं, ये किसने होमवर्क किया था? एंड वाला टॉपिक है ना, कोई मसला नहीं आया हो ना, जो पॉइंट्स पढ़ाए थे सारे फ्रेमवर्क भी पढ़ाए हैं ना, ये तो नहीं कि मैंने वो ये वाले पढ़ाए थे जो ट्रू फॉल्स में आए हैं, पूरा फ्रेमवर्क आपके सामने से गुजारा था और काम की चीज़ें हमने उसमें से हाईलाइट कर ली थी, टेबल की फॉर्म में लिख ली थी, शॉर्ट कर लिया था। इतनी लंबी थ्योरी थोड़ी याद कर सकते हैं हम, तो पता होना चाहिए फ्रेमवर्क क्या चीज़ है और क्या क्या चीज़ें हैं, मोटी मोटी 2-4 चीज़ें पता हो। ठीक है, सही है जी। तो इसको मैंने लिखा भी नहीं हुआ अपने प्लान के अंदर, मैंने जो लिखे थे वो मैंने कर लिए। अगर इसके अलावा ये अब थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन था होमवर्क, ठीक है, 1 और 2 की ज़रूरत नहीं, 1 2 देख लीजिएगा, मैं रिवीजन प्लान में जो डालूंगा इसके अलावा सवाल वही करने हैं। ठीक है ना, ओके। ज़रूरत समझता तो मैं इसको भी डिस्कस कर लेता, लेकिन जितना फ्रेमवर्क डिस्कस किया है उसी वाली बातें हैं। अगर किसी बच्चे ने खुदा ना खास्ता इसको किया है और उसको मसला आया तो वो पूछ सकता है मुझसे, कोई मसला नहीं है। किसने किया था वैसे? 1 2 3 4 5, बस माशाल्लाह, बस 2 दिन क्या करते रहे आप? अब ये ना कहना CA में भी हम पढ़ रहे हैं, तो जो CA में नहीं पढ़ रहे वो कौन कौन है? हाथ खड़ा करें, जो सिर्फ FAR 1 वाले हाथ खड़ा करें। हाथ तो आप लोग क्या करें? सर एंजॉय करते रहे सर, बारिश थी सर, नहाते रहे पानी में, गली में पानी खड़ा हो गया। नेक्स्ट आए जी, इसके कुछ MCQs देख लेते हैं, इसके कुछ MCQs देख लेते हैं जी, जो मैंने लिखे हैं पहले वो देख लेते हैं, फिर कोई आपको मसला हुआ, किसी ने इसके MCQs किए हो? गुड। नंबर 5, which of the following criteria needs to be satisfied in order for an element to be recorded within financial statements? रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मैंने कहा था एक बार रीड ऑनली कर लेना, जिसने रीड ऑनली किया होगा उसको समझ आ गई होगी। बहरहाल पढ़ते हैं। इट मीट्स डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट, ये तो पहली बात है। इट इज़ प्रॉबल दैट फ्यूचर बेनिफिट्स विल फ्लो, ये भी दूसरी बात है। ठीक है। इट इज़ सर्टन, नहीं, ये सर्टेनिटी के बेस पे तो हम नहीं एसिड रिकॉर्ड करते, हमें बस एक हाई चांस होता है, उम्मीद होती है, उम्मीद पे दुनिया कायम।
आप सर्टन कैसे हो सकते हैं, आप कंफर्म कैसे हो सकते हैं कि आपने अगर आज ये एक फैक्ट्री लगाई है तो लाजमी है कि आपको इसने फ़ायदा ही देना है। आप एक उम्मीद अच्छी रख सकते हैं, हाई चांस ज़रूर होता है लेकिन सर्टन नहीं होता, ये तो अजीब सी बात। द आइटम हैज़ अ कॉस्ट और वैल्यू, हाँ मतलब जाहिर सी बात है ये वही एसेट की डेफिनेशन है असल में कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रॉबेबल हों, कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल हो, ठीक है। और जाहिर सी बात है वो डेफिनेशन तो मीट करे, अगर आप एसेट रिकॉर्ड करने लगे हैं तो इसकी डेफिनेशन थी ना ये, ठीक है, डेफिनेशन मीट करे। वो मैंने आपको पढ़ाया था, इनकम किसे कहते हैं, एक्सपेंस किसे कहते हैं, एसेट किसे कहते हैं, लायबिलिटी किसे कहते हैं, कैपिटल किसे, तो वो डेफिनेशन मीट करे और उसके बाद फिर उसकी कोई कॉस्ट हो और सर्टेनिटी हो उससे फ्यूचर में बेनिफिट की। तो मेरे ख्याल से तो 1, 2 और 4 है किसी में, ये 5 है, अच्छा 5 भी है। आइटम हैज़ अ कॉस्ट ऑफ वैल्यू दैट कैन, हाँ तो फिर इससे ज़्यादा बेहतर अगला पॉइंट आ गया जी, सॉरी, ठीक है ना, कॉस्ट और वैल्यू तक लिखा होता तो मैं यही ले लेता, ऑप्शन से यही था ना, ठीक है। लेकिन अगली लाइन में उसने और क्लियर कर दिया, रिलायब, देखें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल, कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल हो तो रिकॉर्ड करते हैं कोई भी चीज़, ठीक है ना। तो 3, ये मैंने पढ़ा ही नहीं तीसरा, तो पहला सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा सही, चौथा सही होने लगा, तीसरा तो गलत है, चौथा सही होने लगा था। अगर अगला ना होता तो मैं चौथे को ही सही करता कि हाँ कॉस्ट और वैल्यू ज़रूरी है, लेकिन उसने अगली बात लिखकर और क्लियर कर दिया। तो कौन सा ऑप्शन है जी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है जी MCQ 18, जो मेरे हिसाब से किसी काबिल थे, बाकी ये इतने ईजी हैं, आपने जिसने वो सिर्फ टेबल भी पढ़ा हुआ है, सब आंसर्स हैं और ये आते हैं। मैंने पास पेपर वाले MCQs नहीं छोड़े जो पास पेपर में आए हुए हैं। MCQ नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिसिज्म डज नॉट अप्लाई टू हिस्टोरिकल कॉस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये आगे है ना यार, चलो पास पेपर के अंदर भी इससे मिलता जुलता है, पास पेपर वाले मैंने सारे करवाए, चलो अब आप कह रहे हो तो कर लो। दे कंटेन मिक्स्ड वैल्यूज, नहीं, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मसला ये है कि उसमें एसेट पुरानी कॉस्ट पे पड़े होते हैं, यानी वो अंडरस्टेटेड होंगे आज के हिसाब से, और जो वो इनकम जनरेट कर रहे हैं, जो चीज़ बना के आप बेच रहे हैं, वो इनकम्स सेल्स वगैरह वो तो आज की वैल्यूज़ पे होंगी, और जो एक्सपेंसेस बिजली के बिल वगैरह ये वो सारा कुछ है वो भी आज के ऊपर होंगे। तो जो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे क्रिटिसिज्म बनता है ना, जो आपने रीड अगर किया होगा फ्रेमवर्क को तो उसमें पढ़ा होगा, आपको समझ आ गई होगी, सादा सी बातें थी। वो क्रिटिसिज्म यही था कि इनके अंदर जो है वो एसेट्स अंडरस्टेटेड होते हैं और इनकम्स यानी P&L जो होता है वो ओवरस्टेट हुआ पड़ा होता है। खैर चलें देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस, अब ये पूरी बात हो गई जो मैं कर रहा था, बात ये इससे पूरी हो गई कि महंगाई हो, अगर सस्ताई हो रही हो तो फिर तो बात उलट हो जाएगी ना, फिर तो मतलब पुराना महंगा खरीदा था, लेकिन वो ऐसा होता नहीं नॉर्मली, ठीक है। बहरहाल दे कंटेन मिक्स्ड वैल्यूज, सम आइटम्स आर एट करंट वैल्यूज, सम आर आउट ऑफ डेट, ये तो सही है। अच्छा वो क्या कह रहा है, क्या क्रिटिसिज्म है, पहले यूं देख लें, सीधी बात पहले करनी चाहिए, ये क्रिटिसिज्म है जी बिल्कुल। दे आर डिफिकल्ट टू वेरीफाई एज ट्रांजेक्शन कुड हैव हैपेंड मैनी ईयर्स अगो, क्या मतलब यार, क्या मतलब, आप कौन से अकाउंटिंग कर रहे हैं अगर आपके पास रिकॉर्ड्स ही मौजूद नहीं। आप 20 साल पुराना भी एसेट खरीदा हुआ है ना, आप जब ऑडिट पे जाओगे ना तो आप उन्हें कहोगे एसेट्स की डिटेल लाओ, वो डिटेल याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था इन्हीं क्वालिटीज़ के अंदर वेरीफाइबिलिटी होनी चाहिए, उसके लिए रिकॉर्डिंग सारी अकाउंटेंट करके रखते हैं, आप सब संभाल के रखते हो चीज़ें, आपके प्रीडिसेसर्स ने आपको वो रिकॉर्ड्स देने और आपने अगलों को दे के जाने। फिलहाल तो आप कैफ के बाद ऑडिट पे जाएंगे ना, जब ऑडिट पे जाएंगे तो आप कहेंगे एडिशंस फिक्स एसेट्स, पहले कहेंगे फिक्स एसेट दिखाओ, अच्छा एडिशंस की या डिटेल लेके आओ, ब्रेकअप लेके आएंगे, ये चीज़ ज़रा दिखाओ, सारे इसकी पूरी फाइल बनी होगी, कब खरीदा, कितने खरीदा, इनवॉइस होगी, उसकी पेमेंट होगी, उसका गुड्स रिसीव नोट होगा, पता नहीं क्या कुछ होगा, पूरी फाइल एक एसेट की बनी होती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बहुत साल पहले आया इसलिए डिफ़िकल्ट टू वेरीफाई, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आप प्रॉपर रिकॉर्डिंग करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, आपको और काम क्या है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर भाई आप हम ये पढ़ क्यों रहे हैं सारा कुछ, हम ये कर क्यों रहे हैं अकाउंटिंग, ये क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं है, ये क्रिटिसिज्म नहीं है, गलत। इट अंडरस्टेट एसेट्स एंड ओवरस्टेट प्रॉफिट, बिल्कुल। इट ओवरस्टेट्स गियरिंग इन स्टेटमेंट ऑफ, हाँ गियरिंग भी देखो ना, बेसिकली लोन आप गियरिंग कैसे बढ़ रही होगी, गियरिंग कब बढ़ती है, जब डेट बढ़ जाए इक्विटी की निस्बत, ठीक है। अब इक्विटी के अगेंस्ट वो पुराने एसेट्स पड़े होते हैं, बहरहाल महंगाई है, ठीक है, उसके हिसाब से प्रॉफिट्स आ रहे हैं, फिर उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट वगैरह जा रहे होते हैं, ठीक है, वो करंट रेट्स के हिसाब से ले रहे होते हैं, कुछ ऐसे मिलती जुलती बात है, लेकिन सादा बात ये है, अगर आपने पढ़ा हुआ हो तो ये तीनों आपको नज़र आने थे क्रिटिसिज्म के अंदर, सॉरी ये, ठीक है।
और जो नहीं है वो ये। अब पता नहीं उसने पूछा क्या था, उसने क्या कहा था जी, क्या नहीं है क्रिटिसिज्म। तो ये आगे सवाल आ रहा था वैसे मेरे ख्याल से तो, ठीक है। अच्छा चलें अब आगे। मेरे निशान के मुताबिक ये निशान मैंने बस यहीं तक ही लगाए थे पहले एक आधे चैप्टर में, जब नए जज्बे से शुरू किया था, जब रात को शुरू किया था और फिर सो गया नमाज़ पढ़ते, फिर सुबह जल्दी उठा तो फिर मैंने ये निशान ही लगाया, वहाँ लिख लिया, ठीक है ना। चलो अभी तो है। ये मैंने इसलिए कहा कि ज़रा क्विकली हम ये रिवाइज़ कर लें। वैसे तो आपको कैपिटल मेंटेनेंस वाला सवाल जब हो गया तो मसला कोई नहीं है, ठीक है। असल में तो ये जो कैपिटल मेंटेनेंस की परसेंटेज है, ये जो मेंटेन करनी होती है इन्वेंट्री आइटम, उसके ऊपर लगती है अगर वो गिवन हो तो। लेकिन वो सवाल के अंदर गिवन नहीं होगी तो क्या करेंगे, मेंटेन किसको करना है, मेंटेन किसको करना है, प्रॉफिट को या कैपिटल को, प्रॉफिट को या कैपिटल को। पढ़ो जरा सवाल में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये मैंने क्यों एक दो एमसीक्यू यहाँ निशान लगाए। एंटिटी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 350 बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, इट हैड ओपनिंग कैपिटल ऑफ 1 मिलियन, स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्सेस इंक्रीज बाय 20 एंड जनरल बाय 5। अब अगर उसने कहा फिजिकली कैपिटल मेंटेन करो तो 20% यूज करेंगे, और अगर उसने कहा बस रियल टर्म्स में कर दो तो 5%, और अगर उसने कहा कि फाइनेंशियल में ही छोड़ो, जो कि नहीं कहेगा क्योंकि वो तो पहले ही पड़ा फाइनेंशियल में 1 मिलियन, तो फिर हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब वो कहता है हाउ मच प्रॉफिट शुड बी रिकॉर्डेड फॉर 19। अच्छा ये बताओ प्रॉफिट में क्या जाता है, जरा ये देखना, जरा ये बात समझाई क्या जा रही है आपको। ये देखो अभी सवाल है, ये है प्रॉफिट, ये है प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या जाता है, जो रिजर्व से अलग हो जाता है, जो रिजर्व से अलग कर लेते हैं वो प्रॉफिट में रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब जो रिजर्व क्रिएट करना है आपने वो प्रॉफिट में नहीं जाना, ठीक है। अब वो कहता है कितना प्रॉफिट रिकॉर्ड करें, यानी रिजर्व के लिए कितना निकाल के बाकी बचे। कौन सा सवाल था, 3। तो अब कौन सा वाला, अंडर फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, अंडर, इसका मतलब मेरे लिए रेट रेलेवेंट कौन सा है, ये छोड़ दो। अब अगली बात, इस 20% को किस पे लगाऊं, प्रॉफिट का 20% मेंटेन करें। हमने पहले भी प्रॉफिट का 20% 2 सवाल किए ना, कैरी वाला और अभी ये आईएल वाला, इसलिए हमने बेसिकली प्रॉफिट की परसेंटेज नहीं निकाली थी, वो तो असल में सवाल समझाने के लिए आपके टोटल कैपिटल की ही 2 चीजें खरीद ली थी। इसने एक कैलकुलेटर खरीदा था, आज भाई ने 2 खरीद ली, तो टोटल कैपिटल ही था वो आज वाले सवाल में 60, 35 और 25 करके टोटल कैपिटल ही था, जिसको आपने परसेंटेज लगाकर बेसिकली निकाला कि कितना रिजर्व के लिए निकालना है। प्रॉफिट्स पे नहीं लगाना, कैपिटल को मेंटेन करना है ना, तो कैपिटल को बढ़ाना है, महंगाई के लिए कैपिटल को तैयार करना है, तो कैपिटल परसेंटेज लगाएंगे और वो जो अमाउंट निकलेगी उसको प्रॉफिट से निकाल के कैपिटल में ऐड कर देंगे। इसलिए मैंने एमसीक्यू किया कि आप इस तरह ना हो कि कहीं पुराने रट्टे पे ही चल रहे हैं और आपको लगे कि शायद जो है वो अगर फिगर नहीं है तो प्रॉफिट पे ही निकालने, प्रॉफिट पे नहीं परसेंटेज लगानी, कैपिटल को मेंटेन करना है। तो इसके लिए फिर आप, उसने कहा प्रॉफिट, तो ये देखो पीएनएल जो बन रहा था हमारा, उसके अंदर चलते चलते हो गई गुम। प्रॉफिट कितना है जी, उसने प्रॉफिट निकाल कर दिया था कितना, 350, लेकिन इसमें से हमने क्या निकाल देना है, 1 मिलियन का 20% माइनस कर दो जी। ये कैपिटल का, सॉरी करंट रिजर्व, ठीक है, करंट वो जो भी था, ये करंट रिजर्व कितना 200, ये माइनस करो, अब 150 आपका प्रॉफिट। उसने सिर्फ ये पूछा था प्रॉफिट कितना, ठीक है, तो बस ये कैलकुलेटर पे करना है आपने, एमसीक्यू है तो है आंसर। अच्छा नहीं, ऑप्शन है ही नहीं, ₹150,000। देख लो आंसर भी चेक करते जाना। अच्छा जी नेक्स्ट, पता नहीं क्यों टिक किया था उस वक्त। अच्छा हाँ, इसमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट वाला थोड़ा सा रिवीजन था, ठीक है। एक एग्जांपल दी थी जिसके अंदर तीनों मेथड्स के साथ आपने 3-4 मेथड्स जो थे मेजरमेंट बेसिस वाले, उनकी एग्जांपल मैंने कहा था बड़ी इंपॉर्टेंट है, किस किस ने वो की थी। अभी जाता हूँ उस पर भी, गुजर के जाना है वहीं से। मैंने असल में मेरी आदत माजरत के साथ ये है कि एंड से शुरू करता हूँ चैप्टर, ये कुछ रह ना जाए, एंड से शुरू करता हूँ मैं, वो पढ़ते उलट जा रहा होता हूँ। इसलिए मैंने लिखे पहले एमसीक्यूज थे, करवा भी इसीलिए पहले एमसीक्यूज रहा हूँ, लेकिन फिर वहाँ पर मैंने तरतीब बाद में सीधी तो कर दी थी, ठीक है ना। तो खैर आगे मैं जाकर देखेंगे, आप सीधा हो जाऊँगा थोड़ा सा। तो वो एक एग्जांपल थी जिसके अंदर हिस्टोरिकल कॉस्ट वाली बुक वैल्यू, फिर फेयर वैल्यू और तीसरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट थी। पता नहीं किसी ने की या नहीं की, कितने बच्चों ने की थी। ज़बानी जो समझाया था वो वहाँ से समझ आता है, अब बाकी हाथ देख लो अपने, पता नहीं कहाँ हैं, पता नहीं कहाँ छुपा के आए हाथ आज, जो खड़े ही नहीं हो रहे, शायद घर ही रखा है आज, हैं जी।
वो घर रखा है हम, वो पेपर्स के बाद जो है ना हमने खड़े करने हैं। नहीं सर, पेपर्स के बाद नहीं, क्लासेस ख़त्म होने के बाद, क्योंकि हम इस मोड पे चल रहे थे कि चलो 2 दिन रेस्ट करते हैं, क्लासेस ख़त्म हो लें फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है ऐसे ही नहीं मैंने परसों FAR2 को कहा जाओ हम तुसी कल CMA के 3 एक सवाल मैंने अभी करवाने रिसेंट टाइम के, 2 एक तो करवाने नहीं है, 2 एक करवा दिए थे, वो मैंने कहा मैं करवाऊँगा अभी निकलो, क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं समझता मैं, क्योंकि अभी तुम इस मोड पे लगे हो, अगर मैं फिर FAR1 के साथ तुम्हें लेके चलूँगा तो 2-3 दिन और आगे चले जाओगे। जाओ मगरूं लो, पढ़ाई करो, फिर दोबारा आ जाना, या मुझे जो दिल करेगा वो मैं रिकॉर्ड करके भी भेज सकता हूँ, तो मेरे ऊपर तो है ना, मैं तो एंड पे भी जाके कह के भेजता हूँ कि अगर कुछ मेरे जहन में और आ गया तो मैं भेज दूँगा। लेकिन आप लोग इस मोड से अब निकल आएँ, और ये ख़तरनाक बात है, आप लोगों को मैंने एंड पे इसलिए रखा है कि आपका पेपर 10 को है, लेकिन आपका वो ये पेपर 10 को है, बाकी तो पहले शुरू हो रहे हैं, इसलिए बस आज आपका आखिरी दिन है समझे याशी का, आज याशी ख़त्म, कल सवेरे से पढ़ाई शुरू करनी है और उसकी प्लानर को बनाना आज रात को बैठ के, और जो कल पढ़ना है ना उसको आज से शुरू करना है, ताकि कल का कुछ काम आज हो जाए। पहले 2-3 दिन तो वैसे ही आपका प्लान जो है वो मीट नहीं हो रहा था, तो एक दिन पहले शुरू करें प्लान को, कल से ना बनाएं, परसों से बनाएं, शुरू आज कर दें। ये तरीका होता है स्टार्ट के अंदर, ठीक है, छोटी छोटी बातें, वसीयतें चल रही हैं साथ साथ। अच्छा, NLT acquired an item of plant on Yakam October 12 at a cost of 500. It is being depreciated over 5 years using straight line depreciation and an estimated residual value of 10% of its historical cost and or current cost जो appropriate हो at 30 सितंबर 14, यकम अक्टूबर 13 से 30 सितंबर, यकम अक्टूबर 12 से 30 सितंबर 13 और फिर 30 सितंबर 14, मतलब 2 साल गुजर चुके थे। मैन्युफैक्चरर ऑफ प्लांट स्टिल मेक्स द सेम आइटम ऑफ प्लांट, मैन्युफैक्चरर ऑफ प्लांट अभी भी, यानी कि जहाँ से हमने ये प्लांट बनवाया था, ख़रीदा था, बना किसने बनाया होगा तो उसी से ख़रीदा है ना, प्लांट भी तो कोई बनाता ही है, हैं जी, कुछ भी खुद नहीं बन जाता, बस हम इंसान के बारे में सोचते हैं, अल्लाह माफ़ करे कि वो खुद बन गया होगा, बाकी तो ये पेन भी हमने कभी नहीं सोचा खुद बन गया होगा। खैर चलें, बात और तरफ निकल जाएगी। खैर, तो प्लांट बनाने वाला अभी भी प्लांट बना रहा है उस तरह के, ठीक है, और आजकल उसकी प्राइस कितनी हो गई है, महंगाई हो चुकी है भाई, आपको पता है। व्हाट इज़ द करेक्ट कैरिंग अमाउंट टू बी शोन अंडर करंट कॉस्ट अकाउंटिंग। अब करंट कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कहती है, कॉस्ट पुरानी छोड़ दो, कॉस्ट नई ले लो, रिप्लेसमेंट कॉस्ट जिसको कहते हैं, करंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है, कितना है जी, नया कितने का है, लेकिन ये क्या आज ब्रांड न्यू है ना, अगर आपने इसकी आज हिस्टोरिकल कॉस्ट निकालनी है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, तो वो तो निकलेगी 500 में से माइनस करके कितनी जी, डेप्रिसिएशन बताना ज़रा इसकी, 500 माइनस 10% ऑफ 550 बनता है रेजिडुअल वैल्यू, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 कितना बनता है 1, ये 180, मैंने वो एग्जांपल आपको रिवाइज कराई है, ठीक है। तो बुक वैल्यू कितनी बनती है इसकी हिस्टोरिकल वाली, हाँ, लेकिन उसने ये नहीं रिक्वायर किया आपसे, उसने क्या कहा है, उसने ये नहीं कहा हिस्टोरिकल बुक वैल्यू बताओ, उसने कहा करंट कॉस्ट वाली बुक वैल्यू बताओ। तो करंट कॉस्ट में आपने सिर्फ क्या करना है, कॉस्ट में 500 की बजाय आज वाली वैल्यू, करंट वैल्यू, रिप्लेसमेंट वैल्यू रखनी है, लेकिन मसला ये है कि ये आज वाले ब्रांड न्यू की है, आपने इसको इक्वलाइज करना है, इक्विवेलेंट करना है अपने 2 साल वाले पुराने के साथ, बस करंट वैल्यू पे लाना है ना। तो 600 आपने नए एसेट की वैल्यू लिख लेनी है और फिर इसको आपने डेप्रीशिएट करना है। अब 600 की डेप्रीसिएशन माइनस 60 करेंगे, रेजिडुअल वैल्यू इसकी 10% ही है ना, डिवाइडेड बाय 5, कितने साल पुराना है हमारा एसेट, तो ये 2 साल पुराना हो गया जी, कितना 200 बुक वैल्यू, ये मैंने वो एग्जांपल रिवाइज करा 384, ठीक है। तो ये हमारी क्या है जी, करंट कॉस्ट। तो उसने पूछा था हमसे ये, लेकिन मैंने साथ ही आपको दूसरा भी रिवाइज करवा दिया, ठीक है, ये रिक्वायर्ड नहीं था और ये रिक्वायर्ड था, ये बुक वैल्यू उसने कही थी निकाल दो, है कोई ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन है ही नहीं, 384,000, ज़रा चेक कर लो, पीछे वर्किंग हुई है वैसे, चलो फिर शुक्र है, लेकिन ये दोनों हुई थी या एक ही हुई है, एक ही हुई है, फिर कोई नहीं, पिक्चर ले लो जल्दी से फिर इसकी, ताकि दूसरा भी सामने रहे। वैसे एग्जाम्पल में आपने, जिन्होंने एग्जाम्पल की होगी उनको इस MCQ में कोई मसला नहीं हुआ, क्योंकि एग्जाम्पल में यही सब सिखाया गया था, कहा था बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, नहीं इसीलिए खुद करवा के भेज रहा हूँ, हर चीज़ बताऊँगा जब जाऊँगा नोट्स में। अब हो गई, अब कोई जरूरत नहीं उसको करने की, हुण कोई फायदा नहीं, तुसी कुछ नहीं किया, आज तो रात 9 बज ही जाने, जैसे हम सुकून से चल रहे हैं ना, लेकिन इस तरह से काम करते रहें तो ठीक नहीं है, सब कुछ समझ के देख के आराम से। NLT मेड अ प्रॉफिट ऑफ 480 बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल अकाउंटिंग, इट हैड ओपनिंग कैपिटल, ये मैंने सिर्फ रिपीट टेलीकास्ट के लिए बताया कि ये आपने
बिल्कुल उसी तरह से कैलकुलेटर पे करके मुझे सिर्फ आंसर बताना है। ड्यूरिंग 18 स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स 15% है, जनरल प्राइस इंडेक्स 12% है, हाउ मच प्रॉफिट रिकॉर्ड अंडर रियल, तो रियल है तो बस ये याद रखना है 12%। 12% किस पे लगाना है? अब वो कह रहा है कितना कितना प्रॉफिट रह जाए। अब 1100 पर 12% लगाओ, जो आंसर है उसको 480 में से निकालो और सी इज द ऑप्शन। कैलकुलेटर पे कर लिया आपने फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट, इधर थोड़ा सा क्विकली करने का तरीका सिखाया क्योंकि ये बड़ा फेवरेट एमसीक्यू है आईकैप का। अगर वो इसमें से एमसीक्यूज देता है तो ये वाला दे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट इज टाइम ऑफ राइजिंग? अभी तो करके आए हैं यार। प्रॉफिट्स विल बी ओवरस्टेटेड, एसेट्स सही है, एसेट्स विल बी ओवरस्टेटेड, सिर्फ एसेट्स विल बी ओवरस्टेटेड, एसेट्स विल बी ओवरस्टेटेड इन राइजिंग, नहीं गलत। प्रॉफिट्स एज वेल एज एसेट्स विल बी, नहीं, अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट है और राइजिंग प्राइसेस हैं तो प्रॉफिट्स बड़े होते हैं, एसेट्स, सॉरी भाई, डेप्रिसिएशन विल, डेप्रिसिएशन ओवरस्टेट होगी, एसेट पुरानी वैल्यू पड़ा है। अगर ज़बरदस्ती करनी भी है तो अंडरस्टेटेड कहना चाहिए। खैर चलें, देखें ना जैसे यहाँ पर था, अगर आज वाला एसेट होता तो ज़्यादा डेप्सिट होगा। तो चलिए छोटे छोटे दफ़ा करें जी। हाँ जी, क्या आंसर है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट बेस ऑफ एसेट इज रेफर्ड इन फ्रेमवर्क? वैल्यू इन यूज है, इज, करंट कॉस्ट इज, फेयर वैल्यू इज, ए नवा ना जे, नॉट इज। और उसने क्या पूछा है? नॉट इज, तो बी। ऐसे एमसीक्यू, ये फ्रेमवर्क। पास पेपर आपने देख लिए, ठीक है। एमसीक्यूज क्विकली आप कर रहे हैं, चीज़ ही इतनी सी है, लेकिन अगर उतनी सी चीज़ भी ना करें, अब इसको छोड़ के चले जाते हैं बच्चे, तो ये वो बच्चे होते हैं जो 46-47 पे उड़ जाते हैं। ये 4-5 नंबर मुफ्त के, ये सबसे आसान मार्क्स यही होते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। लो जी, फिर आ गया आपका फेवरेट। एंटी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 550 बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, इट हैड ओपनिंग कैपिटल ऑफ 1500 ड्यूरिंग बी स्पेसिफिक इज इतना एंड जनरल इज इतना, हाउ मच प्रॉफिट अंडर फिजिकल? जनरल को काट दो। अब ये मैं क्या करवाऊँ, जल्दी करो। अब ये क्योंकि पास पेपर के चल रहे हैं तो इसलिए मैंने सारे करवाने हैं, और बात नहीं, कैलकुलेटर पे कर लो कि आप देख लो पास पेपर में क्या आ रहा है। 325 कैसे आया होगा? 325 15% को 550 पे लगाएंगे, 1500 पे 15% लगाएंगे, जो अमाउंट आएगी उसको प्रॉफिट में से निकाल देंगे, बाकी जो बचा वो प्रॉफिट है आपका। ये तो आपने कैपिटल में ऐड कर दिया, ये खाने के लिए नहीं है, ठीक है। Which of the following statement is or are correct? Conceptual framework is not an IFRS, सही है, and nothing in framework overrides any IFRS, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर कभी ओवरराइड कर भी जाए, अव्वल तो करता नहीं है, जो मैंने लाइन कटवाई थी ना उसमें पूरी बात ही लिखी हुई थी वैसे, ठीक है। अव्वल तो कर ही नहीं सकता क्योंकि स्टैंडर्ड्स इसी की बेस से बने होते हैं। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन ये प्रोवाइड करता है बुनियाद फॉर स्टैंडर्ड प्रेपरेशन, स्टैंडर्ड बनाने के लिए बुनियाद देता है। अव्वल तो कोई कॉन्ट्रोडिक्शन होता नहीं, और अगर आ भी जाए तो मैंने कहा था कौन रह जाएगा? स्टैंडर्ड, ठीक है ना। तो इसलिए कोई भी इसका मतलब कोई नहीं, कोई ओवरराइड करता नहीं है, और कर भी जाए तो आईएफआरएस ही है, तो इसका मतलब फिर भी ओवरराइड नहीं करता। अगर कॉन्ट्रडिक्शन आने पर प्रिवेल आईएफआरएस ने करना है तो फिर कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो ना होगी आईएफआरएस इसके दरमियान जी। वन ऑफ द पर्पज ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज टू असिस्ट आईएसबी टू डेवलप आईएफआर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही सही हैं। ओनली वन इज करेक्ट, ओनली टू इज, बोथ आर करेक्ट। Which two of the following characteristics are considered fundamental characteristics according to ISB? फंडामेंटल कौन सी थी? टाइमलीनेस तो फंडामेंटल नहीं थी, तो मैंने बाद में कहा था आपको एनहेंसिंग, रेलेवेंस लग रही है, फेथफुल, कंपेरेबिलिटी नहीं, एनहेंसिंग थी। तो ये देखो, अब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट। खत्म कहानी, फ्रेमवर्क इज ओवर। अब आपका कोई सवाल है तो पूछें। हाँ जी, दिखा दें सर वो एग्जाम्पल, तुसी ना देखना टुट पैने हो तो टुट पैनी हो। ये सवाल आप खुदा के लिए कर लेना कम से कम, मैं रिवीजन पैन में डाल के भेजूंगा। ये देखो, ये सारा कुछ, ये तो वैसे मैंने इंट्रो वाला वैसे ही डाल दिया था, किसी ने पढ़ना हो तो। ये 2 सफ़े, ये कमेंट्री वाले 2 सफ़े, ये सारा कुछ यहाँ से लेकर 2 सवाल है पास पेपर का, क्वेश्चन बैंक का, और ये टेबल है। अगर अभी भी कोई रहता है पिक्चर लेने से तो ले लें। कैपिटल मेंटेनेंस 2 सवाल, चंद एमसीक्यूज और ये टेबल, और कुछ नहीं है। 2 सवाल,
एक क्वेश्चन बैंक 1, एक पास पेपर जो भी है IEL, ठीक है। 2 सवाल, चंद MCQs और ये टेबल। बाकी जिन्होंने पढ़ लिया है वो कॉन्फिडेंट हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो कह रहे हैं अल्लाह मालिक का फिर मान लेने हैं जी, ठीक है ना। तो जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है इस बात, तो ये उन्हीं के लिए बात। अच्छा जी, उसके बाद फोटोग्राफर हो, अगर अभी भी फोटो नहीं ली तो फिर बाद में आना। ये मैंने कही थी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और इसके अंदर वही काम हुआ जो अब मैंने MCQ में करा दिया, बेसिकली 2 करवा दिए हैं। तीसरा सिर्फ रह जाता है कौन सा, फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो आपने कहीं नहीं पढ़ा। एक स्टैंडर्ड ने कहा था फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल करो, वो था IS 36। IS 36 कहता था कि आपने अगर आज खड़े होकर एसेट को की रिकवरेबल अमाउंट निकालनी है तो उसके लिए हायर लेना है, तो वो रिकवरेबल अमाउंट के अंदर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल यूज होती है। वो फेयर वैल्यू तो नहीं निकाल रहे थे, रिकवरेबल अमाउंट निकाल रहे होते हैं। ऐसे ही आप आगे FR 2 में जाके IS 41 में पढ़ेंगे, वो कहता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे आप एसेट को रखें, वो स्टैंडर्ड की बात है, ठीक है। यहाँ पे फेयर वैल्यू का मतलब जस्ट फेयर वैल्यू होती है, इसमें कॉस्ट टू सेल माइनस नहीं करते होते, ठीक है ना। बस ये एक छोटी सी बात है इसके अंदर। बाकी ये हिस्टोरिकल और वैल्यू इन यूज़ पुराना आपने पढ़ा हुआ है, और करंट कॉस्ट मैंने अभी आपको निकलवाया है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बहुत, मैंने लिखवाया भी था पेज नंबर 470 पर। जिन्होंने की को मसला आया, बाकी करके देखेंगे, अगर मसला होगा तो फिर जूम मीटिंग में मुझसे पूछ लेंगे। करंट कॉस्ट, वैल्यू ऑफ यूज, वैल्यू फेयर वैल्यू, हिस्टोरिकल, ये यहाँ से शुरू हुआ था और उसका हमने ये काम कर लिया था, उसका हमने ये काम बना लिया था, जान छुड़ा ली थी। गोलियां कराई थी मैंने आपको फ्रेमवर्क में, मैं गोलियां कराई है ना। हाँ तो सही है ना, गोलियां, ये गोली है, गोला है, बल्कि 3-4 सफ़ों का गोला है। कोई रहता हो पिक्चर से, मैंने कहा रहते होते हैं, छुट्टी कर ली होनी है। अच्छा जी, मैं तो नहीं बीच आ गया, फोटो दे हैं यार, मैं नहीं आया बीच यार। अच्छा जी, उसके बाद ये मैंने ऐसे ही वैसे टेस्टर लगाया था, ये मैंने कहा था ये इसमें मसला आएगा, मैंने कहा ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि आपने वैसे कहना तो आसान है। देखें जी, सारा कुछ हमने कर लिया था, इसमें मतलब की बातें याद करा दी थी आपको, बाकी काटा वाटा करा दिया था। और यहाँ से आपने याद रखना था इसको, ये क्वालिटीज़ रेलेवेंस और फेथफुल ये मेन है, और एनहेंसिंग ये 4 थी। और इनकी एक एक लाइन हमने इसलिए याद रख ली थी कि वो कभी कभी ट्रू फॉल्स के अंदर इनमें से कोई लाइन देकर या MCQ में इनमें से कोई लाइन देकर पूछ लेता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको कहा था CTM करना है, थोड़ा सा तो याद कर लो ना, अब इतना तो कर ही लो। मैंने ये तो नहीं कहा आपको कि फ्रेमवर्क सारा आपने कमिट टू मेमोरी करना है, उसके अलावा इसमें कुछ था ही नहीं। ये इंपॉर्टेंट है बट रीड ऑनली, एक जब भी रिवीजन करो इसको एक बार बस पढ़ो, इसके मेन पॉइंट्स आपको 3-4 जहन में रह जाने चाहिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और पढ़ा हुआ होता है ना, जब पढ़ा हुआ होता है और वो इस तरह से MCQ देता है कि बताओ पर्पजेज़ में ये कौन सा पर्पज़ नहीं है, तो जो आपने पढ़े होते हैं आपको नज़र आ जाता है यार ये उनमें से नहीं है, याद करने की उसकी ज़रूरत होती नहीं। 2-3 बार अगर आपने उसको रीड किया हो, और 2-3 मेन पॉइंट्स इसलिए मैंने कहा है मेमोराइज रखना, ताकि वो आपको कहीं ये कह दे कि पर्पज़ बता दो 2-1 नंबर का, तो आप 3-4 लिख सको, ठीक है जी। फ्रेमवर्क जी, वो तो मैंने वैसे बताया था, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं जी। फ्रेमवर्क में कोई मसला, और ऐसे पीछे आ जाओ फिर, इस मतलब चैप्टर की तरतीब नहीं है, हमारे पढ़े हुए की तरतीब है। जैसे मैंने आपको कहा ना, रिवीजन भी आप ऐसे ही शुरू करना, मैं भी एंड में पहुंचा था, मैंने भी ऐसे ही शुरू किया, मेरे भी नोट्स ही तरतीब से आ रहे थे ना, तो मैं उलट चलता गया। लेकिन जब वॉल्यूम 2 ख़त्म हुआ है तो वॉल्यूम 1 में मैं फिर IS 16 पे चला गया, क्योंकि उसी में ज़्यादा मसाइल थे, तो वो मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। कोशिश करनी है जोहर से पहले हमने वॉल्यूम 2 के मसाइल हल करने हैं, और जोहर के बाद कुछ रह भी गए इसमें से, तो जोहर के बाद जब ज़रा आधा घंटा ब्रेक होती है ना, नमाज में फ्रेश हो गया आता है, तो आते साथ फिर हम IS 16 ही करेंगे, उस पर हमें 1.5 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, उस पर टाइम लगना है, ठीक है भाई। लेट आने वालों, हमने आज एक नीयत की है, वो नीयत ये की है कि आज हमने इसकी लास्ट क्लास करनी है। लेकिन उस नीयत के पीछे एक वादा था इनके साथ, जो शायद रिकॉर्डिंग में मैंने नहीं किया, उससे पहले कर लिया था, क्योंकि ये फिजिकली बैठे होंगे तो पढ़ाऊंगा ना। एक अहद लिया था इनसे कि आज 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, कहा था 9 बजे, अब कह रहा हूँ नहीं 10 नहीं बजाने, नहीं 9 भी नहीं बजाने, बल्कि 9 बजे जमात होती है ना, उससे पहले ईशा से पहले
कोशिश करूँगा मगरिब से पहले, मगरिब के बाद अच्छा नहीं होता, आप लोगों का बाहर है ना, ठीक है। तो लेकिन जब तक ख़त्म नहीं होगा इस हैंडआउट के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है या कुछ और ब्रेक्स में ऐड होने वाला, तब तक हम आज नहीं जा रहे। ये बाद में आने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को मैं बताता चलूँ। आमिर भाई, आपके लिए एक ज़रूरी पैगाम ये है कि 1 घंटा 5-7 मिनट से ऊपर कोई रिकॉर्डिंग नहीं जानी चाहिए, जैसा कि अभी जा चुकी होगी। नहीं, हाँ, ये चेक रहता है। बाकी अभी हम सिर्फ एक ब्रेक से ज़ोहर में जाएंगे, एक ब्रेक से ज़ोहर में। ज़ोहर के बाद फिर आपको मैं हर घंटे के बाद 5-7 मिनट फ्री करता रहूँगा, और फिर असर के बाद हर आधे घंटे बाद, मगरिब के बाद फिर 15 मिनट बाद। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एनपीओ में आ जाएं जी। ये रिवर्स ऑर्डर चल रहा है, लेक्चर 105 मैंने अभी ऐड किया है, उसके बाद मैं यूं चल रहा हूं। अब जैसे हमने पढ़ा था मैं उस तरतीब में चल रहा हूं, ठीक है ना। ओके, वॉल्यूम 2 के हद तक ये तरतीब है, वॉल्यूम 1 पे फिर एकदम से हम, ताकि इधर से भी एंड से चलें ना, उधर से भी शुरू से चलें, दरमियान में भी सारा कुछ ऐसे सैंडविच कर लेंगे। क्या हैं, रहते तो रहते, अब कोई मसला तो पूछ लो, देखते हैं उनमें से कौन कौन से आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, असल में ना वो जो सवाल हैं करने वाले, ये देखो, जैसे अब मैं आपको वैसे मिसाल दूं, एक तो आप लोगों ने तो या एतबार कर लो या फिर एंड तक कहना, मैं तुमने किया भी है। अब ये टर्म टेस्ट 2 का जालिब वाला सवाल है, इसकी सिर्फ एक एडजस्टमेंट मैंने डिस्कस करनी है, उसके बाद इसकी वीडियो आपके फारिग होते होते अपलोड हो जाएगी। घर जाके आपने सुकून से आज में कल में इसकी पूरी डिस्कशन लेनी है सुकून से, ताकि ये ना हो कि हम सिर्फ ट्राई कर रहे हों, सुकून से दे। अगर ज़रूरत पड़े तो अव्वल तो पढ़नी चाहिए, बल्कि यार एक बात जहन से निकल गई, इसका सोल्यूशन मैं आपको कॉपी करवा देता हूँ इस हैंडआउट के अलावा। ये हैंडआउट तो हो रहा है ना कॉपी, इसका सोल्यूशन जो है वो भी आपको दे देता हूँ। स्टिल किसी को ज़रूरत महसूस हो तो वीडियो देख ले, नहीं होगी इंशाल्लाह, वैसे अगर ना देखो तो बेहतर है, टाइम ज़ाया होगा। सिर्फ आपका 1-1 मिनट कीमती है, तो वो 1.5 घंटे की डिस्कशन सुनने की बजाय आप बेहतर है कि खुद करें। जो मसला एक आधा है वो मैं बता दूंगा, बाकी है और मसला आता है तो कोई नहीं, डबल स्पीड करके सुन लेना एक बार, लेकिन सवाल करने के बाद। ऐसे ही टर्म टेस्ट 1 का एक सवाल था आपका, आपको याद होगा, ये कमिटेड लिमिटेड, तो ये भी मैंने डिस्कस करा है I-16 के अंदर। बाकी फिर देख लेंगे, कुछ रहेगा तो फिर माफ़ कर देना, हाले में कोशिश तो की थी, ना ही रहे। पेज 685 पे तशरीफ़ लाएँ जी। कोशिश की है, लेकिन इंसान हूँ ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो चैप्टर ख़त्म हो उसमें कोई चीज़ रहती हो, आपने मुझे कहना है जी ये रहती है, वो ब्रेक्स में इकट्ठी करता रहूँगा, जब ये सारा ख़त्म कर लूँगा फिर उसको शुरू कर देंगे। जी, पेंडिंग किया था, इस आखिरी पैरा को पेंडिंग किया था, अगर आपको याद हो तो। याद है कुछ? ये अब जो रह गया ना, तकरीबन कोई 10-15 मिनट की रिकॉर्डिंग रह गई है, इसमें कोशिश करो कि रहने दो, ना ही करो, चीज़ें ज़्यादा नहीं। इसमें असल में मैंने ना कुछ चीज़ें ऐसी डाली हैं, जैसे कि ये लाहौर कलंदर वाला सवाल, ये असल में इन्वेंट्री का सवाल है, लेकिन मैंने यहाँ डाल दिया क्योंकि मैंने ट्रायल की डिस्कशन करनी थी। उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रायल, हालांकि करेक्शन ऑफ एरर के अंदर मैंने कहे थे ये होने हैं, लेकिन जब यहाँ रेलिवेंट बात आ गई है तो मैंने इनको यहीं पे ही करना है, तो इस पर ज़रा थोड़ा सा ना हमारा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगना है इस पर, ठीक है। फिर आगे कोई नहीं इतना टाइम, आगे चीज़ें बस ज़्यादा हैं, लग रही आपको, इतनी है नहीं, ठीक है ना। तो इस पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगना है इस पर, क्योंकि इसके अंदर ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनको मतलब ये ख़ास तौर पर चीज़ ऐसी 20 मिनट 25 मिनट शायद सवाल करने में लग जाए, बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो खैर मैं कहने लगा था कि ये 15 मिनट जेनू मुकाना है ASNPO, लेकिन नहीं, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, लेकिन हो जाएगा, इतना नहीं है। हाँ जी, 865 लास्ट पैरा। अब आप पढ़ चुके हैं फ्रेमवर्क, अब आप इस पैरा को पढ़ें, ये पेंडिंग नहीं है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ NPO आर प्रिपेयर्ड प्राइमरीली यूजिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस। अब आपको पता है, वैसे ही मैंने कहा था कि हिस्टोरिकल ही यूज़ करते हैं हम, लेकिन अब आपको ये पता है कि हिस्टोरिकल का मतलब क्या है, कि एसेट्स जब खरीदे थे जिस अमाउंट पर वो उसी भी पड़े हैं, लेस एक्यूमुलेशन, ठीक है ना। लाइबिलिटीज उसी तरह उसी अमाउंट के ऊपर पड़ी हुई हैं, बात समझ आ रही है। P&L के अंदर करंट वैल्यूज होती हैं, सारी बातें वही, अब आपको पता है, सिर्फ एक लफ्ज़ पढ़ते जाएँ और आपको समझ लग जाती है। ये किस लिए, इस स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है और आपका कि MCQ NPO के अंदर आ सकता है, इसलिए ये पढ़ा रहा हूँ, वरना तो ज़रूरत नहीं थी। वरना जो आप करते हैं वही करते हैं, आपने जो अकाउंटिंग सीखी है इसके अंदर वही करनी। लेकिन कोई MCQ आ जाए एक आधा, उसके लिए वो यूँ लिख दे के कौन सी बेसिस के ऊपर बनती है आपकी NPO की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो पता हो हिस्टोरिकल पर बनती हैं
whereby transaction and events in financial statements at the amount of measurement, whereby transaction and events are recorded in financial statement at the amount of cash and cash paid or received and fair value ascribed to them when they took place. Or financial statements are prepared with capital maintenance measured in financial terms and no adjustment is being made for the effect of on capital of a change in general purchasing power or currency during the period. अब आप समझ आ गई ये सारी बात की कि एनपीओ ही नहीं, बाकी हम लोग भी IS1 के अंदर जो हम आज तक करते हैं हम यही हिस्टोरिकल कॉस्ट ही यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको जिस दिन कैपिटल मेंटेनेंस पढ़ाया था तो मैंने कहा था सिर्फ फ्रेमवर्क के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि फ्रेमवर्क में MCQs आ जाते हैं, कोई छोटा मोटा सवाल आ जाता है, एक मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट है तो सही, लेकिन दुनिया के अंदर ये इस्तेमाल नहीं होता। दुनिया के अंदर हिस्टोरिकल कॉस्ट इस्तेमाल होता है। फिर मैंने साथ ही आपको कहा था तो इसका मतलब वो लोग चलना नहीं चाहते आगे, तो फिर मैंने साथ ही ये बात भी कही थी कि वो इसको पूरा करते हैं, इस पर्पस को सर्व करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स को थोड़ा रख के बिजनेस में। सारे पैसे कभी नहीं निकाल कर ले जाते, रिटेन्ड अर्निंग्स आपको हमेशा हर बैलेंस में नज़र आएंगी। तो रिटेन्ड अर्निंग इसीलिए ही पड़ी होती हैं कि आपका बिजनेस ग्रो कर सके, कम से कम रह सके इस लेवल पर। तो हम फाइनेंस स्टेटमेंट बनाते ही हिस्टोरिकल बेसिस पर हैं और कैपिटल मेंटेनेंस यूज़ ही हम यही वाला करते हैं, हिस्टोरिकल वाला, जिसको हम मनी टर्म्स वाला कहते हैं। कभी आपने ज़िंदगी में ऐसा कि प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट देखी ही नहीं थी जिसके अंदर कैपिटल मेंटेनेंस की गई हो, कैपिटल को बढ़ाया गया हो इन्फ्लेशन रिजर्व की वजह से या करंट कॉस्ट की, कभी नहीं देखी आपने, आज तक कोई सवाल नहीं देखा, ना आगे देखेंगे। फ्रेमवर्क में एक कॉन्सेप्ट था वो पढ़ा दिया। तो हम दुनिया या अकाउंटिंग के अंदर यूज़ ही हिस्टोरिकल कॉस्ट करते हैं। अब कैसे बच पाते हैं, जैसे प्रॉफिट सीकिंग बिजनेस हैं वो इस महंगाई से या बिजनेस को उस लेवल पर रखने के लिए क्या करते हैं, वो रिटेन्ड अर्निंग्स में जो पड़ा है, प्रॉफिट सारे रिटेन्ड अर्निंग में चले जाते हैं ना, तो सारी रिटेन्ड अर्निंग निकालते नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग्स कभी भी आपको जीरो नज़र नहीं आएंगी। प्रॉफिट जितना 300 को प्रॉफिट कमाए, 300 रुपये घर ले गए ओनर्स, नहीं, 300 कमाते हैं, 40-50 उनको बांट देते हैं, बाकी रिटेन कर लेते हैं। अगले साल फिर 400-500 कमाते हैं, उसमें से 50-60 फिर बांट देते हैं, बाकी फिर रिटेन कर लेते हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग्स के साथ आप वो मेंटेन कर रहे हैं इक्विटी को बेसिकली, ठीक है ना। तो ये 2 लाइनें थी, कहीं काम आ जाए, ठीक है, पढ़ लें इसको, ये फर्स्ट पैरा और लास्ट पैरा। डन जी। अच्छा, अब एक सवाल है, तरतीब ज़रा देख लूँ मैं, 2 MCQs कर लें ज़रा डिस्कस, उसके बाद फिर चलते हैं, ठीक है। ये अच्छा मैं देखो ना, अब मैं उलट चलता हूँ, पहले मैंने 20 लिखा, उसके बाद कॉमा डाला, फिर वो हाँ जी 31 पे आए। MCQ नंबर 31, भज के नहीं जा रहा, चलना यार, नहीं फिर एनजी जाना है। जितनी देर में आप पहुंचे उतनी देर में मैं भी पहुंच ही गया हूँ यार। चलो, हाले भी नहीं पहुंचा वैसे मैं ना यार, दरवाज़ा खोल दिया यार तुमने। कौन सा MCQ बोला है जी? हाँ, ये क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट था इसलिए मैंने लिख लिया। ये किसने ट्राई किया था और मसला आया था? ओके, बहुत इजी है, मैं करवाता हूँ। ऊपर वाले मसला नहीं है ना, इसलिए मैं उसको मिटाकर उसकी जगह पे ये सॉल्यूशन करने लगा हूँ, ठीक है। आप लोग एंजॉय कर रहे हैं आज की क्लास को? नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? निकल जाएं फिर, चले जाएं मेरी क्लास से जो नहीं। आज तो हम देखो वैसे ही बस ऐसे इंजॉयमेंट कर रहे हैं, पढ़ाई तो कर ही नहीं रहे। आज तो हम जो फसल बोई थी उसकी कटाइयाँ कर रहे हैं, कटाइयाँ जो मेहनतें की थी आपने, आज उसका समरा आप उठा रहे हैं। अल्फ़ा कंपनी का ईयर एंड 31 दिसंबर है, इंफॉर्मेशन मेंबर सब्सक्रिप्शन की गिवन है। हमारा साल है वो कहता है इनकम निकालो फॉर द ईयर 31 दिसंबर 19। तो सब्सक्रिप्शन इनकम का अकाउंट बन रहा है और 2019 के लिए बन रहा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 18 फॉर 19, जो 18 में 19 की आई थी वो तो ओपनिंग एडवांस होती है 183। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 19 फॉर 18। अच्छा, कैश के अंदर वो कह रहा है कि जी 90 रुपये 18 के रिसीव हुए। मैंने आपको कहा था ये जो कैश होता है ना, इसके अंदर 3 चीज़ें पड़ी होती हैं, ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग एडवांस और इस साल की इनकम भी। इस कैश के अंदर मैंने यूं करके, मुझे याद है मैंने यूं करके लाइनें लगाई थी कि इसमें 3 चीज़ें होती हैं, 1, 2
और तीसरा इस साल की भी इनकम जो आपको रिसीव होगी है, तीसरी वो चीज़, ठीक है ना। तो ओपनिंग रिसीवेबल इस साल कैश में रिसीव अगर हुआ है तो इस साल कैश में पड़ा होगा। फिर क्लोजिंग एडवांस पक्की बात है, इस साल ही रिसीव हुआ है और इस साल का नहीं है तो क्लोजिंग एडवांस बना है तो भी रिसीट में पड़ा होता है। और तीसरा इस साल की भी तो इनकम रिसीव होती रहती है, ठीक है। तो इस कैश में 3 चीज़ें पड़ी होती हैं, जिसमें से उसने 90 के बारे में बताया। ये 19 में रिसीव हुआ 18 का, 19 में 19 का रिसीव हुआ है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए था 1400, ठीक है। 19 में 20 का, ओ कैश तो आया है ना, कितना, ये 200 आया है, लेकिन साथ ही आपने कहा ये तो क्लोजिंग एडवांस है। 20 का 19 में अगर रिसीव हो जाए तो क्लोजिंग में ये एडवांस बनता है ना। बोलो इसमें कोई मसला है तो बताओ, टोटल कराओ फिर आगे देख लें कुछ और ना आ गया हो। सब्सक्रिप्शन फॉर 18 आउटस्टैंडिंग एज ऑन 18, अच्छा यानी कि ब्रॉड डाउन जो है वो 18 का कितना था, 150, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन फॉर 19 आउटस्टैंडिंग इन 19, अच्छा अब एक मसला है, 325 जो है ये तो 19 का 19 में रिसीवेबल है। ज़रा गौर फरमाएं तो 18 का 150 रिसीवेबल था, जिसमें से 90 रिसीव हुआ है अभी सिर्फ। 18 का 150 रिसीवेबल था, बोलो, मैं ये सारी बातें आपसे पूछ कर लिखता रहा हूँ, मैं फिर बताता हूँ। 18 में रिसीव हुआ 19 का, आपने कहा जी ओपनिंग एडवांस है। 19 में रिसीव हुआ 18 का, आपने कहा जी ये इसमें से आया है, ठीक है। 19 में 19 का रिसीव हुआ, ये जो इनकम बनेगी इसमें से ज़्यादातर रिसीव हो जाता है, कुछ रिसीवेबल होता है। 19 में 20 का आ गया, ओहो अच्छा ये भी इसी में ही पड़ा होता है। अब 18 की सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग थी 18 में, ये क्लोजिंग रिसीवेबल था ना 18 का, तो ये ओपनिंग में रिसीवेबल है 18 का, 150 है, ठीक है। अब सवाल कह रहा है आगे तो 19 की सब्सक्रिप्शन 19 में आउटस्टैंडिंग 325 है, तो जो 18 का साल के शुरू में 150 रिसीवेबल था, हमने एक सवाल किया था जिसमें इस तरह से हमने कहा था ओपनिंग रिसीवेबल इतना पड़ा है 150, इसमें से 90 आ गया, बाकी कितना रहता है। ये 60 के बारे में सवाल ने कहीं लिखा है कि ये राइट ऑफ कर दो, ये बैड डेट है, राइट ऑफ करने का बोला है, मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू राइट ऑफ रिमेनिंग, तो फिर हम जो है वो कहते चलो जी इसको राइट ऑफ करो, यहाँ फिर एंट्री करते बैड डेट रिटर्न ऑफ की। याद आया वो सवाल आपको, वो आइलैंड फैमिली क्लब था आई थिंक। ऐसी कोई बात नहीं लिखी हो तो मैंने वहां भी बताया था, अगर ऐसी कोई बात ना लिखी हो तो मतलब जो ओपनिंग में रिसीवेबल था 150, उसमें से 90 आ गया, क्लोजिंग में अभी भी उसमें से 60 क्या है, रिसीवेबल। कितना, ये बात समझ आई। यानी कि इस 150 में से रिसीव कितना हो गया, 150 में से रिसीव कितना हो गया, 90, और इस 150 में से अभी भी कितना रिसीवेबल है। अब ये 325 तो उसने क्लियरली लिखा था 19 की सब्सक्रिप्शन है जो 19 में रिसीवेबल है, ठीक है। तो ये एक अच्छा एमसीक्यू था, गुड पॉइंट आउट था जी, बोलो। 385 आ गया, इन जगह तो खाली कर दो जी। 1690 आ गया, और यहां पर अब इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम बैलेंसिंग जाए कितना, 190 है। कोई ऑप्शन था कोई ये वाला, देख। वैसे मैंने हाँ सचीज का तो सोल्यूशन मैंने देखा भी था, और मैंने उसके अंदर आपको करेक्शन करने, मतलब आपको हेल्प करने के लिए ना मैंने ये लिखा था, ये इसकी पिक्चर ले लो, मादर ज़रा लिखा ऐसे ही था मैंने, यूं बैठ, उनको लैपटॉप यूं खुला होता ना तो ऐसे लिखने में ऐसे ही होता है। नहीं मैंने खुद ही लिखा है। डेढ़ सौ में से 90 आ गया तो 60 रिसीवेबल मैंने पहले लिखा है क्लोजिंग में, ये पिछले साल का रिसीवेबल है जो अभी तक रिसीव नहीं हुआ, और इस साल का रिसीवेबल 325, ठीक है, डन, ओके डन। ये जी एमसीक्यू मैंने इसलिए लिखा था, एक वेरी गुड एमसीक्यू था, चलो अब डन। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी एमसीक्यू नंबर 31, यही था 20 क्यों मैंने निशान लगाया, शायद छोड़ा होगा पहले। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ यूज फॉलोइंग हाँ,
अभी भी तो पढ़ाया है। असल में ये उस वक्त जब एनपीओ कर रहे थे तब हमने फ्रेमवर्क पढ़ा नहीं ना हुआ था, तो तब फिर ये एमसीक्यू भी नहीं हो सकता था, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ भी वही कह रहे हैं, फ्रेमवर्क ने तो 3 ऑप्शंस दिए थे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ में क्या लिखा हुआ है, कौन सी बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, और कौन सा कैपिटल मेंटेनेंस यूज करते हैं, यही हिस्टोरिकल वाला। तो क्या कहता है वो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ यूज फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस, फिजिकल नहीं, वेलफेयर नहीं, फाइनेंशियल इन रियल टर्म्स या मनी टर्म्स, रियल टर्म्स में भी नहीं, मतलब आप वो जनरल रेट वाला इन्फ्लेशन वाला भी नहीं लेते, बल्कि ये, ठीक है जी। ये कुछ एमसीक्यूज मैंने निशान तो लगाए हैं, फिर यहाँ पर क्यों नहीं लिखे हुए, अब पता नहीं क्यों नहीं लिखे हुए। चलो जी, ये अच्छा है, मैंने निशान जो लगाए हैं इनको देख लें एक बार क्विकली। अब ये काम बढ़ गया ना थोड़ा जा, देखो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता है लेकिन आपको पता नहीं है कि आपको पता है, इसलिए मैंने निशान लगा ली कि आपको बता दूं कि आपको पता है। क्या स्टेटमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर बेस करती है कैश अकाउंटिंग पे या गवर्नमेंट अकाउंटिंग पे या मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे, सारे जगह से छड़िया वही होना है फिर, है ना। एक्रूवल बेटा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप लेजर बनाते थे, आप कहते थे जी ये रेंट है, ब्रॉड डाउन पेबल 5 था, कैरी डाउन पेबल 15 है, लेट्स से, ठीक है, और रेंट डेबिट कैश क्रेडिट इस साल जो है वो इस साल के पूरे के दौरान 55 रुपये पे किया है, और इनकम एक्सपेंस में एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस ले जाओ कितना, बताओ कितना बनता है। तो आप इनकम एक्सपेंडिचर में ये 65 लेकर जाते थे या 55, इनकम एक्सपेंडिचर में क्या जाता था, 65 इनकम एक्सपेंस में यही जाता था ना, यही इनकम एक्सपेंडिचर में जाता था। तो इसका मतलब ये तो एक्रूड एक्सपेंस है, पेमेंट तो सिर्फ 55 की हुई है, क्लोजिंग पेबल आ रहा है, एक्रूवल याद है। तो फिर इनकम एक्सपेंस, सब्सक्रिप्शन में भी इनकम लेके जाते थे, कैश रिसीट तो नहीं लेके जाते थे। तो इनकम एक्सपेंडिचर इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, एक्रूवल बेसिस के ऊपर ही बनता था। तो इनकम एक्सपेंडिचर इज बेस्ड ऑन एक्रूवल अकाउंटिंग, नॉट कैश अकाउंटिंग। शक तो इन्हीं में था, बाकी दो तो दूर दूर से नजर आ रहे थे कि नहीं। तो कैश फ्लो नहीं बन रही, कैश फ्लो कैश अकाउंटिंग पे होती है, इसका रिसीट पेमेंट कैश बेसिस पे बनेगा, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर तो एक्रूवल बेसिस पे बन रहा है। को मसला और केड़ा निशान लाया सी। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स, हाँ ये भी अच्छा है, इसके अंदर कौन से कैपिटल आइटम्स पड़े होते हैं। कैपिटल आइटम्स कहते हैं जो कैपिटलाइज हो गई होती हैं चीज़ें, जैसे एसेट है, खर्चा है ना, एसेट पे भी खर्चा हुआ, बिजली के बिल पे भी खर्चा हुआ, एसी को हम एसेट बनाते हैं और बिजली के बिल को एक्सपेंस करते हैं। इन दोनों में फ़र्क इंट्रो में आप पढ़ के आए थे, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जिससे अगले कई साल फायदा आना है, उसको एसेट बनाते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंस उस एक्सपेंस को कहते हैं जिससे आप ऑलरेडी फायदा ले चुके हैं, वो यूज अप कर चुके हैं सर्विस, और उसको आप पीएनएल के अंदर डालते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रेवेन्यू आइटम्स पड़े होते हैं इसके अंदर या कैपिटल आइटम्स पड़े होते हैं। नन ऑफ दीज तो फिर हो नहीं सकता, बोथ कैपिटल रेवेन्यू तो हो नहीं सकता, कैपिटल नहीं होता। बाकी सारे ऐसे थे ना, अब देखो मतलब आपके सवालों में से भी उठा, सीवीयू के 2 एडजस्टमेंट्स आ रही हैं, इनमें से मुझे किसी सवाल में कुछ नहीं लगा मसला आया, किसी में आपको आया होगा तो मैं करवा दूंगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। 18 रिसीट पेमेंट अकाउंट इंक्लूड्स रेवेन्यू आइटम्स या कैपिटल आइटम्स। भाई साहब, रिसीट पेमेंट के अंदर आपने कोई बिजली का बिल पे किया है रिसीट एंड पेमेंट में, तो उसकी एंट्री भी आएगी। सैलरी पे की है तो उसकी एंट्री भी आएगी, सैलरीज डेबिट कैश क्रेडिट। कोई फिक्स एसेट खरीदा तो उसकी एंट्री भी आएगी, पीपी डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये कैपिटल आइटम है, ये रेवेन्यू आइटम है, इसमें दोनों ही आते हैं, सिर्फ रेवेन्यू नहीं, सिर्फ कैपिटल नहीं, नन तो हो नहीं सकता। अकॉर्डिंग टू एएस, ये क्या किया मैंने, अभी कर लिया था, ओके अच्छा, फिर वो मैं, अच्छा तब भी वो कॉमा मैंने गलत मिटाया ना, मैं भी कहूँ क्या गड़बड़ हुई है, कॉमा लगाया था, आगे लिखूंगा फिर मैं लिखना भूल गया, ठीक है। तो ज़रा शाबाश मेरे बच्चों, ज़रा तरतीब से लिखवाओ। 4 करवाया है, 11 भाई इनका हैंड आउट नहीं कॉपी हो गया, ज़रा पूछो पता करो, लिखना है इन्होंने इसके ऊपर, ये 4, 11, 18, बाद में आगे निकल जाना है, फिर उन्होंने भूल जाना है जी। उसके बाद बस यही हुआ है। अच्छा आगे चलते हैं, 18 के बाद 20 हो गया, 27 बीच में जो मैंने छोड़े हैं मैंने नहीं करवाने हैं, और ना ही मैंने रिवीजन प्लान में डालने हैं, क्योंकि मुझे उनकी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही।
रिपीट होती हैं चीज़ें या इतनी ऑब्वियस होती हैं कि आपको जिन चीज़ों को काफ़ी स्ट्रेस देकर रखा गया था वो चीज़ें सामने पड़ी होती हैं। आप अपनी तसल्ली के लिए सारे करें, मैंने आपको ड्यूरिंग टॉपिक सारे करवाएं, लेकिन पर्चे के रिवीजन बस जैसे 3 एक जैसे हों तो कोई एक कर देंगे ताकि आपको वो रिवाइज हो जाए। रिवीजन प्लान के अंदर कम MCQs होते हैं, ठीक है, लेकिन आप क्लास में सारे करते हैं। हाँ, ये एंड वाले 2-3 टॉपिक्स हैं, इनके लिए आपके वाली एफर्ट मैंने खुद ही कर ली है और वही मैंने करवाए हैं जो रिपीट नहीं हो रहे। बाकी आप अपनी तसल्ली करें, मैं आपको ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ जूम मीटिंग में बुलाया करूँगा, ठीक है, वीकली बेसिस पर। जी 22 वैसे एंड पे पूछना था ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ऑन कंट्रीब्यूशन। भाई कंट्रीब्यूशन डोनेशन को कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन में भी एक्सटर्नली इम्पोज, सही है भाई, डोनेशन बाहर से आता है। इंटरनल इम्पोजिशन का क्या मतलब है? एक्सप्लिसिट भाईजान पाबंदी है, इम्प्लिसिट मतलब ये एक्सप्लिसिट। मैं मिसाल समझाता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं इस भाई को कहा कि यार अब ये मैंने लाल मार्कर रखा हुआ है साथ वाले कमरे में टेबल के ऊपर लेफ्ट साइड पे, मैं इसको जाके कहा है साथ वाले कमरे से मार्कर उठा लो। अब ये गया वहाँ पे पड़ा ही एक है, ठीक है, इसको इम्प्लिसिट आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। पड़ा ही एक है और उसी कोने पे पड़ा है, कमरे पूरे कमरे में एक ही मार्कर पड़ा है तो कोने के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर ये इस तरह पूरा सेट पड़ा है, नीला भी देंगे यार, चलो रहने दो। अब मुझे जो है वो मतलब इस तरह से नहीं आइडेंटिफिकेशन से काम चलेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि फलां जगह पर लाल मार्कर नंबर 105136 ये जाके उठा लो। नाउ दिस इज एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन। इसी तरह से ये रेस्ट्रिक्शन है कि आप कहकर ये काम ऐसे करना है या फिर वो नॉर्म हो, ठीक है। काम दी गल सिर्फ एनी किसी, बाकी तो जो मर्जी कहते रहो। रिस्ट्रिक्शन एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट मतलब आपकी हो सकती है, लेकिन डोनेशन तो बाहर से आता है, उस पर आप खुद कैसे, वो किसी ने चंदा दिया और आप पाबंदी लगा रहे हैं नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा MCQ था ये भी, चलें जी इसको भी ऐड कर लें, अब मैंने करा दिया तो कर लें। 22 तरतीब आगे पीछे होगी वैसे, चलो खैर कुछ नहीं होता, एंड पे बताना अब। अच्छा जी कहाँ 27 पे थे। एन NPO अर्नड इन्वेस्टमेंट इनकम दैट इज एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड टू बी हेल्ड। ये मैंने क्यों निशान लगा, इतना आसान है। वो कहता है इन्वेस्टमेंट इनकम कमाई है जो कि एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड है टू बी हेल्ड फॉर एंडोमेंट। इसको एंडोमेंट के लिए रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है अगलों ने, कहा है कि इस इन्वेस्टमेंट इनकम को आपने यूज, हाउ शुड इट बी रिकॉर्डेड अंडर डेफरल। अच्छा पता नहीं क्यों लिखा था, रिकॉर्ड एज रेवेन्यू इन स्टेटमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, रिकॉर्ड डेफर्ड एंड डेफर एंड रिकॉर्ड एज रेवेन्यू, रिकॉर्ड एज डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट्स और रिकॉग्नाइज एज डिडक्शन फ्रॉम रिलेटेड कैपिटल एसेट। नहीं, तो ये सी ही सही है। पता नहीं ये मैंने क्यों निशान लगाया, तो बहुत आसान था, ये तो आपको वैसे ही पता है, ये तो एग्जाम्पल में आपने किया, सवालों में देखा। ऐसे MCQs मैंने छोड़े थे, पता नहीं ये कैसे, ये क्या, अच्छा बच्चों ये करवाया हुआ था। ये वो MCQ था, टिक वो इसलिए लगा हुआ था क्योंकि ये मैंने क्लासेस में, मैं उलट चलता हूँ ना, आपको पता है, इधर से यूँ चले थे हम, ये यूँ चले थे, यूँ चले थे, यूँ चले थे, यहाँ पे आके मैंने कहा था बाकी होमवर्क है, क्योंकि यहाँ पास पेपर ख़त्म हो गए थे ना करीब करीब ही, ठीक है। ये भाई ने कहा था सवाल है तो ये सवाल भी हो गया, ठीक है। तभी मैं कहूँ मैंने ऐसे थोड़े क्यों किए हुए हैं, खैर चलें, सही है जी, कोई तसल्ला हुआ थोड़ा सा। अच्छा जी MCQs आर डन एंड डस्टेड। ये लंबी डिस्कशन है, इसकी बेस बनेगी इन दो के साथ, इनको इकट्ठा ही करते हैं। अब आप मेरे ख्याल में तो ये सवाल कर लेते हैं। पेज 943 का सवाल आपको होमवर्क में दिया था, भाई मैंने अभी 5-7 मिनट में मैं एक ब्रेक करके भेजता हूँ, मुझे याद करवाइएगा था थोड़ी देर में, पता नहीं 5-7 मिनट की ब्रेक थी, मैं करनी कोई नहीं, कह देता हूँ। अच्छा जी यही चैप्टर है ना, हाँ ये तो क्वेश्चन बैंक। पेज नंबर क्या बताया जी आपको? सर आपके पास सफ़ा है, हमारे पास तो नहीं है भाई, नहीं आए इनके हैंडआउट्स, किधर प्रिंट हो रहे हैं, प्रिंटिंग प्रेस में गए मैं प्रिंट होने, 5 तो सफ़े थे।
1 घंटा 10 मिनट हो गई है, चलें पार्ट 2 शुरू करें।